चलो स्टार्ट करते हैं। Good evening, everyone. So, in polity, so far what we have seen is we have seen part 1, Union and its territories, where we saw articles 1 to 4. Yesterday we saw part 2, and part 2 we talked about citizenships. And we learnt about article 5 to 11. तो क्या सिटीजनशिप इस 5 से 11 आर्टिकल के बीच में ही है? Is citizenship all between this 5 to 11? No. Okay, what else did we study then? CA. हमने आर्टिकल 5 से 11 देखा, और क्या देखा? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने देखा कि बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ एनी फॉरेन टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट, ये 5 तरीकों से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। दैट मीन्स यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय दिस 5 वेज। ठीक है, और एक है कि यू कैन लूज योर सिटीजनशिप। ठीक है, LOAC, यू कैन लूज बाय 3 वेज। या तो यू वॉलंटरीली गिव अप, ठीक है, अगर आपने अपना सिटीजनशिप वॉलंटरीली दे दिया तो उस तरीके से आप लूज कर सकते हो। एक है टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर दिया, आपने ऐसा कोई काम किया है, देश के खिलाफ कोई साजिश रची, आपने कोई खुफिया इंफॉर्मेशन देश के बारे में दूसरे कंट्री को दे दिया, इस केस में क्या है कि आपका सिटीजनशिप ऐसे ही टर्मिनेट कर देंगे। एक है वॉलंटरीली, एक है टर्मिनेशन। तीसरा है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 मतलब जो हमने देखा था कि अगर कोई इंसान दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजनशिप उसकी चली जाती है। तो ये 3 है। एक है वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से छोड़ दिया, एक है टर्मिनेट कर दिया, खुफिया इंफॉर्मेशन दूसरों को दे दिया, और एक था आर्टिकल 9 के तहत। आर्टिकल 9 के तहत अगर वो किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजनशिप उसकी चली जाती है। ठीक है ना? सो दिस वी सॉ इन पार्ट 2। नाउ टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट 3। अब देश बन गया, देश के नागरिक आ गए, अब नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो दिस कवर्स आर्टिकल्स 12 टू 35, 12 से लेकर 35 तक इसके सारे आर्टिकल्स आते हैं। इसमें से हमारे मेन इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ से होंगे? 14 से लेकर 24 तक एकदम इंपॉर्टेंट है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर टर्मिनेशन मेन 2 पॉइंट क्या है? मतलब टर्मिनेशन, अगर आपने देश के साथ गद्दारी की, इंफॉर्मेशन दे दिया इधर उधर, तो उसके तहत आपको जो है आपका जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट होगा। टर्मिनेशन इज वन ऑफ द पॉइंट। जैसे ब्रांड में बर्थ रजिस्ट्रेशन वैसा था ना, वैसे ही एक है वॉलंटरीली, एक है टर्मिनेशन, और एक है आर्टिकल 9 द्वारा दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया तो वो। सो टर्मिनेशन इज वन ऑफ द 3 पॉइंट्स बाय विच यू लूज योर सिटीजनशिप। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 24 तक है स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद अ लिटिल लेस इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है बट उससे थोड़ा कम, वो है आर्टिकल 25।
ठीक है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ठीक है ना। उसके बाद अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें आता है आर्टिकल 32। नाउ आर्टिकल्स विच यू कैन लीव आउट, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, वो है आपका आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35। ये अगर आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है, दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 14 से 24 तक पूरा आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। 25, 29, 30, इसके बारे में आप वन लाइनर पढ़ लेना कि 25 में क्या है एक लाइन में, 30 में क्या है एक लाइन में, 31 में ये 25, 29, 30 इन सबको एक लाइन में। वैसे 32 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारे है व्रिट्स, ठीक है, हार्बस कॉपस, ठीक है, सर्टियोनरी, ये सारी चीजें उसमें आते हैं, तो ये व्रिट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे आर्टिकल आपने 12 तक लिखा है, 12 से लेकर 35, बट बताते वक्त आपने 14 से बताया, तो ये 12 और 13 कहाँ गए, तो 12 और 13 कहाँ गए देखते हैं। So when we start our fundamental rights, we have two articles in the beginning. One is Article 12, one is Article 13, जिसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, आएगा कहीं पे नहीं, ठीक है, वैसे ये कहीं नहीं आएगा, लेकिन इसके बारे में पता होना जरूरी है। सो बेसिकली आपको फंडामेंटल राइट्स कौन दे रहा है, हु इज गिविंग यू दिस राइट्स। जैसे आई एम गिविंग यू दिस राइट कि यू कैन नॉट स्टे एब्सेंट इन द टेस्ट, गिविंग टेस्ट इज योर राइट, ठीक है, आई एम गिविंग यू दिस राइट, सो हु इज गिविंग, आई एम गिविंग। सो हु हैज गिवन यू दिस फंडामेंटल राइट, किसने दिया, गवर्नमेंट ने दिया, ओके। सो गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज है नहीं हमारे पास, है ना, गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। सो हु इज गिविंग यू, द स्टेट इज गिविंग यू। सो व्हेन आई से स्टेट, इट मीन्स जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट दे रही है, तो स्टेट का मतलब ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है, ठीक है, दिस इंक्लूड्स ग्राम पंचायत, ठीक है, दिस इंक्लूड्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो भी चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड है सारी की सारी चीजें आ जाएगी एक्सेप्ट फॉर वन। देखो यहाँ पे मैंने लेजिस्लेचर लिखा है, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटिव लिखा है, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी, वो है जुडिशरी। अब जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है कानून की रक्षा करना। अब कानून की रक्षा वो कैसे करेगा, अगर एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत काम किया तो एग्जीक्यूटिव को सजा देगा, अगर लेजिस्लेचर ने गलत किया तो लेजिस्लेचर को सजा देगा, है ना। बट सजा देने वाला है कौन, जुडिशरी है ना। अब राजा ने कुछ गलत किया तो राजा सजा देगा क्या अपने आप को, तो उसी तरह यहाँ पे जुडिशरी जो है, जुडिशरी इज द वॉच डॉग, व्हाट यू कॉल इट, यू कॉल इट द वॉच डॉग। इसीलिए ये अपने आप को कभी भी गवर्नमेंट के स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज देयर इन विच ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज एक्सेप्ट फॉर द जुडिशरी, ठीक है, ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज एक्सेप्ट फॉर द जुडिशरी विल बी देयर, ठीक है। सो ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर्स, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है ना, ग्राम पंचायत एट लोकल लेवल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एट लोकल लेवल, सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है। ऑल्सो गवर्नमेंट बॉडीज लाइक ओएनजीसी कंपनी है, एलआईसी कंपनी है, ये सारे भी इनको बोलते हैं पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सारे पीएसयू कंपनी भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे, बट जुडिशरी नहीं आएगी क्योंकि राजा, ठीक है, कभी भी सबसे ऊपर बैठता है जो न्याय देता है। अब अगर उसने गलती की तो उसको न्याय देने के लिए ऊपर कोई नहीं बैठता, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे जुडिशरी है जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का ध्यान रखता है कि ये किसी का फंडामेंटल ना छीन रहे हो। अगर इन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जिससे किसी की फंडामेंटल राइट चली जाएगी, जुडिशरी उसको रोक देगा।
इसीलिए ये इनके ऊपर बैठा हुआ है, इवन दो हम लोग ऐसा कहते नहीं है। इसीलिए जुडिशरी का पोजीशन बहुत एम्बिगियस है। हम लोग कहते तो ऐसे है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये तीनों इक्वल लेवल पे है, कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है। ये कहने के बावजूद भी हम जुडिशरी को मतलब बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा ऊपर मानते हैं, क्योंकि वो जो है इन दोनों के ऊपर ध्यान रखेगा। ठीक है ना। आपने ये हिस्ट्री में सुना होगा, किंगशिप नोज नो किंगशिप। जो भी कानून राजा बनाता है वो राजा के ऊपर खुद लागू नहीं होता। किंगशिप नोज नो किंगशिप, राइट। सो जुडिशरी इज समथिंग लाइक दैट। हाउएवर क्या इससे राजा को ये परमिशन मिल जाता है तुम अपनी मनमानी करो, कुछ भी करो, गलत हो सही हो कुछ भी करो? क्या ये राइट मिल जाता है? नहीं। इसीलिए जुडिशरी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो जुडिशरी भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर कर दिया तो क्या होगा? जुडिशरी को कौन देखता है? फिर नहीं देखता कोई। ठीक है, तो जुडिशरी को बेसिकली कोई नहीं देखता है। लेकिन फिर क्या होगा? फिर पार्लियामेंट में ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जो कि जुडिशरी के राइट्स को कर्टेल कर देगा। ठीक है, मतलब लॉज बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का है ना, तो लॉज ऐसा बना देगा कि जिससे जुडिशरी की पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी इंस्टेंस आया नहीं है जिसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़े। सो इट डू नॉट एग्जैक्टली नो कि अगर ऐसा सिचुएशन आया तो करने क्या वाले। हाँ, इतना पता है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर नीचे कर सकता है। उसमें आर्टिकल 368 लगाएगा और उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट ले आएगा। अमेंडमेंट ले आएगा जिससे कि जुडिशरी की पावर कम कर देगा। पावर कम करने के बाद उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा, बट ये सब अभी फिलहाल तो अपने दिमाग में है। अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो आया नहीं है। ठीक है ना। सो गोइंग बैक टू आवर आर्टिकल्स, so going back to articles, article 12 gives the definition of state. So who is included in the state? State means government and the parliament. State means government and legislature of each state. State means all the local authorities like panchayat, municipal corporation, etc. and other bodies which are receiving state funds, मतलब government का पैसा, जैसे ONGC, LIC, IDBI बैंक, etc. ठीक है, but we must note that judiciary is not a part of definition of state under article 12. So इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? Which of the following is true regarding article 12? All the government bodies are part of article 12. ठीक है, judiciary is also a part of government of India. It is also a definition in state. ठीक है, थर्ड कुछ और दे देंगे, फोर्थ कुछ और देंगे, और उसमें आपको बोलेंगे कि which of the following is not true. ठीक है, तो which of the following is not true? Judiciary is not a part of article 12 ना। उन्होंने बोला कि जुडिशरी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 12। अब जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं ना पॉलिटी में कि चलो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में सारा गवर्नमेंट का चीज आता है, तो उसमें जो है ये हो जाएगा। स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आती ना, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेंट का पार्ट थोड़ी है। अब आपके सोसाइटी में जो चीजें हो रही है उससे देश को कोई फर्क पड़ रहा है? बट ग्राम पंचायत में जो है वो ऑल द पीपल एट लार्ज फर्क पड़ रहा है। कॉर्पोरेशन में अब जैसे पुणे है, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ पे जो भी चीजें म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करी है, इससे यहाँ के सारे जनता का फर्क पड़ रहा है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो एक सोसाइटी का होता है ना। अब मेरे सोसाइटी में 108 लोग रहते हैं। अब अगर जो भी डिसीजन लिया जाएगा उससे फर्क किसको पड़ेगा? इन 108 लोगों को पड़ेगा। इज एट वेरी माइक्रो लेवल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। नाउ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 बेसिकली ये है, जैसे अभी हमने कहा कि जुडिशरी का काम क्या है। जुडिशरी का काम ये है कि लेजिस्लेचर ने कोई भी बिल बनाया होगा और उसको पास कर दिया होगा प्रेसिडेंट ने। ठीक है, कोई बिल लेजिस्लेचर ने बनाया और वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया और वो पास हो गया। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास होने के बाद वो बिल बन गया एक एक्ट। हाउएवर ये जो एक्ट बना है इसके तहत किसी का फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। ठीक है, किसी के साथ ना इंसाफी हो रही है, उसको इक्वालिटी नहीं दिया जा रहा, ऐसा कुछ है। सम एक्ट हैज बीन मेड इन विच द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द पीपल। सो जुडिशरी क्या करेगा? उसको आर्टिकल 13 से रिव्यू करेगा। व्हाट इज आर्टिकल 13? जुडिशरी हैज द पावर टू रिव्यू एनी काइंड ऑफ एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट, और
टू रिव्यू एनी काइंड ऑफ एक्ट मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू होगा। So what is Article 13? Judicial review. Please note, however, judicial review word has not been used in the Constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है, मतलब वही है। तो जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, कोई भी एक्ट जो लेजिस्लेचर बना रही है, मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, उसको प्रेसिडेंट पास करता है, प्रेसिडेंट पास करने के बाद वो एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद उसके ऊपर आर्टिकल 13 लगता है। उसको सुप्रीम कोर्ट एक बार देखता है कि ये किसी भी फंडामेंटल राइट को वो कर रहा है क्या, इनवैलिड कर रहा है क्या। अगर ऐसा हुआ तो ये एक्ट को नल एंड वॉइड करा दिया जाएगा। द एक्ट विल बी टर्म्ड एज नल एंड वॉइड। ठीक है, कोई डाउट? Okay, so laws inconsistent with or derogatory to the fundamental rights are termed as null and void. ठीक है, this is given in Article 13. This is actually called as judicial review. However, the word judicial review has not been mentioned in the Constitution of India. है तो ये judicial review ही जो हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, ये चीज कहाँ है, जुडिशियल रिव्यू यूएसए में है, हमने ये यूएसए से लिया है। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है जुडिशियल रिव्यू, हमने ऐसा नहीं लिखा। हमने इसको फुल फॉर्म को क्या लिखा, हमने लिखा लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और डिरोगरेटरी टू द फंडामेंटल राइट्स आर टू बी टर्म्ड एज नल एंड वॉइड। इसको नल एंड वॉइड करार दो। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 12 एंड 13। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज सच, बट दे आर टू बी केप्ट इन माइंड। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट आता है, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू आता है। इसके बाद हमारे राइट स्टार्ट होते हैं। सो राइट टू इक्वालिटी, इसके आर्टिकल से हमारे 14 से 18 तक। सो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर कोई बराबर है। मैं हूं, आप हो, सलमान खान है, पीएम मोदी साहब है, सबके लिए कानून बराबर है। आपने कोई गलत काम किया तो आपके ऊपर जो धाराएं लगेगी वो मेरे ऊपर भी लगेंगी, वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी लगेगी। ठीक है, अब ऑन पेपर और रियलिटी अलग हो सकती है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑन पेपर ही है, वही पढ़ रहे हैं हम। तो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपको सिर्फ ऐसे हेडिंग्स याद रखने हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं अगली बार की आर्टिकल 14 क्या है, तो आपको इतना बोलना है इक्वालिटी, इक्वालिटी के ऊपर, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 15 में पूछू कि किसके ऊपर है, आप बोलो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। दिस इज हाउ यू रिमेंबर थिंग्स। 14 इक्वालिटी, 15 डिस्क्रिमिनेशन, 16 इक्वालिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है सबको बराबरी का मौका मिले, ऐसा। 17 क्या है, अनटचेबिलिटी। 18 क्या है, टाइटल्स। दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर इन वन वर्ड। ठीक है ना, आपको याद करने में आसानी होगी। चलो, तो 14 क्या था, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर इंसान जो है कानून के सामने सेम है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। 5 चीजों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रिलीजियन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, सेक्स के ऊपर और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। ठीक है ना, तो कलर के ऊपर कर सकते क्या, इंसान के कलर के ऊपर, कोई गोरा गोरा है, कोई काला है, कर सकते हैं ऐसा? नहीं, क्यों, लिखा थोड़ी है इधर, लिखा है, यस। सो बेसिकली रेस जो है, यही पे हमारा कलर भी आ जाता है, इसलिए बोलते हैं रेसिस्ट। यू मस्ट हैव हर्ड, जो काले गोरे के ऊपर भेदभाव करता है उसको रेसिस्ट कहते हैं, है ना। सो बेसिकली रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, दिस आर द 5 थिंग्स बेस्ड ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी मेड। हाउएवर, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है अमीरी गरीबी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, लिखा है ऐसा कुछ? स्टेटस के बारे में कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ओके। इसका मतलब स्टेटस के ऊपर भेदभाव कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इन अकॉर्डेंस टू स्टेटस कर सकते हैं। नहीं, कास्ट में कैसे आएगा? अरे मैं ऊंची जात नीची जात की बात नहीं कर रहा, स्टेटस की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारा स्टेटस और एक भिखारी का स्टेटस क्या सेम है? नहीं है ना, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, इट इज नॉट सेम। ठीक है, सो आपने कई बार देखा होगा मॉल्स के एंट्रेंस पे लिखा रहता है राइट्स टू एडमिशन रिजर्व्ड।
राइट्स टू एडमिशन रिजर्व लिखा रहता है, ठीक है, डोमिनोज के आउटलेट के ऊपर, ठीक है, मैकडोनल्ड के आउटलेट्स के ऊपर, ठीक है, ऐसे ऐसे जो जो मॉल टाइप के थोड़े से मतलब बड़े लोगों के जो जगह है, वहां पे यू विल फाइंड राइट्स टू एडमिशन रिजर्व्ड, ठीक है ना। तो एक तो है सोशल स्टेटस के ऊपर वो डिपेंड करता है, अगर कोई भिखारी अंदर जाने की कोशिश करेगा गेट पे रोक देंगे, क्या वो कल जाकर कंप्लेन कर सकता है? नहीं, मतलब कानूनन तरीके से ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आर्टिकल 15 में स्टेटस की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो मॉल वाले बोलेंगे स्टेटस नहीं मैच कर रहा था, हमने नहीं आने दिया, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में? तो ऐसा कि कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। उसके ऊपर दूसरा ऐसा कुछ लिखा है क्या सिटीजनशिप के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते? नहीं, इसका मतलब सिटीजनशिप के बेसिस पे किया जा सकता है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी हमारे ऐसे जगह होते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आने वाले, जैसे शनिवार वाड़ा जाओ, ठीक है, शनिवार वाड़ा जाओ, या आप वहां जाओ, क्या बोलते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जाओ, ठीक है, ऑल दोज प्लेसेस रेट्स फॉर इंडियंस आर डिफरेंट एंड रेट्स फॉर फॉरेनर्स आर डिफरेंट। ताजमहल जाओ, ठीक है, वहां पे तो एकदम फॉरेनर्स को लूट ही लेते हैं, ठीक है, आपकी टिकट 10 रुपए की होगी, वहां पे उनकी 200 की होगी, ठीक है। सो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही है ना वो तो, बट वो यहाँ पे अलाउड है, बिकॉज यहाँ पे नहीं बोला कि आपका जो है मतलब सिटीजनशिप के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। सो आर्टिकल 15 उनको नहीं मिलता। डू द फॉरेनर्स गेट आर्टिकल 15? नो, दे डू नॉट गेट, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 15। तो डिस्क्रिमिनेशन कौन से ग्राउंड्स पे? 5 ग्राउंड्स पे, रिलीजियन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके ऊपर जो है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी इंसान को, ठीक है। आर्टिकल 16 इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ। आर्टिकल 14 सबको मिलता होगा ना? हाँ, फॉरेनर्स को भी मिलता है, आर्टिकल 14 मिलता है उनको भी, ठीक है। बट ये इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है, अब देखो आप ताजमहल गए हो, वो लॉ नहीं है ना। इसका मतलब ये कि अगर एक फॉरेनर ने क्राइम किया और मैंने क्राइम किया तो दोनों को सेम सजा मिलेगी। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ताजमहल इज नॉट नॉट लॉ, ठीक है। यस, आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 16 इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एक्चुअल में स्पीकिंग, the women were not getting equality in this, ठीक है, because Indian Armed Force did not allow them to sit for NDA exam. So actual में 2002 में, ठीक है, एक्चुअल में 2002 में अ लेडी ऑफिसर, ठीक है, नेवी की ऑफिसर थी, उन्होंने आर्टिकल 16 के ऊपर जो है केस किया था, ठीक है, कि ऐसा कैसा होता है कि जब मेल को परमानेंट कमीशन मिलता है और फीमेल को परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा। सो इट इज बेसिकली वॉलेटिंग दिस फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब उन्होंने अपने लिए की थी, ठीक है, देखा जाए तो उन्होंने अपने लिए किया था, क्योंकि शी गॉट शॉर्ट सर्विस कमीशन, वेरा सेम टाइम पे ज्वाइन करने वाले मेल को परमानेंट कमीशन मिल रहा था। सो एक्चुअल में मुकदमा उसके वजह से चल रहा था। लेकिन बाद में क्या है कि वो धीरे धीरे खींचतान के फिर तो और ब्रॉड हो गया कि एनडीए में सिर्फ लड़के होते हैं, है ना, लड़कियां नहीं होती है, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ इक्वल हुआ। तो वो जाकर जो है इतने साल 2002 से केस चल रहा था, वो जाकर अभी इतने सालों बाद जो है लड़कियों को अब सैनिक स्कूल में मिल रहा है, ठीक है, लड़कियों को अब एनडीए में मिल रहा है। कुछ समय में आप देखोगे टीएस एंट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टीएस एंट्री जो फिलहाल के लिए लड़कों के लिए है, और नेवी टेक एंट्री फिलहाल के लिए लड़कों के लिए, ये भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो होपिंग कि जब तक आप लोगों का 12th खत्म होगा तब तक आ जाए, मे बी, ठीक है, नहीं भी आएगा तो कभी ना कभी तो बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी परमानेंट कमीशन भी देने लग गए, नाउ द फीमेल्स आर ऑल्सो गेटिंग परमानेंट कमीशन, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही होता है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। सो एनीवेज आर्टिकल 16 की बात करें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो इसी की वजह से सबको पेपर देने का मौका मिलता है। ऐसा कोई नहीं है कि तेरे नंबर बहुत कम है तू फॉर्म नहीं भर सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरीवन विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू फिल द फॉर्म, ठीक है। उसके बाद एग्जाम भी सबको देने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हमको मौका नहीं दिया गया। एसएससी को परमानेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? लड़के कर सकते थे, लड़कियां नहीं कर सकती थी, अब तक नहीं कर सकती थी, अब कर सकते हैं, ठीक है। सो द 5 फीमेल्स हु वर मेड कर्नल्स, ठीक है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, 5 फीमेल्स गॉट द प्रमोशन टू कर्नल नाउ,
ओके चलो नेक्स्ट. सो आर्टिकल 17 इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 17 क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, दैट मीन्स अब इंडिया में अनटचेबिलिटी एक क्राइम है. अगर किसी ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की तो आर्टिकल 17 वॉलेट होगा उस इंसान का, वो आपके खिलाफ जो है मुकदमा ठोक देगा. ठीक है, कि मेरे को जो है गांव के कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया, ये भी एक फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी है. सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन अनटचेबिलिटी? सो इसका जो डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मीन्स, एग्जाम्पल दिया है, बारिंग समवन टू यूज द पब्लिक फोरम्स और पब्लिक फैसिलिटीज सच एज रिजर्वॉयर्स इन रिजर्वॉयर इन अ डिस्ट्रिक्ट और रिजर्वॉयर इन अ विलेज. ये सब यूज करने से भी अगर किसी को रोका गया तो ये भी एक फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी ही है. ठीक है, तो ये सब अब नहीं कर सकते, करेंगे तो ये अनटचेबिलिटी के तहत केस बन जाएगा. ठीक है, देन हाँ टेम्पल्स हो गया. ठीक है, टेम्पल में ना जाने देना. ठीक है, दलितों को नहीं जाने देते थे, एंटर नहीं करने देते, ये सब सब फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी है. ठीक है, कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था. अगर कोई उसमें गलती से कोई दलित हाथ डाल देता तो पूरा पानी वो लोग अशुद्ध मानते थे. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स वेर देयर. सर ये अभी भी होता है, बट होता है मतलब क्या होता, तो बहुत कुछ है. फिर चाइल्ड मैरिज भी होता है ना, राजस्थान में अभी भी चाइल्ड मैरिज होता है. मॉल्स डोंट कम अंडर पब्लिक प्लेस, नहीं तो उसमें मॉल्स कम अंडर पब्लिक प्लेस, बट वहां पे बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना. वहां पे हमने इसलिए उसको थोड़ी निकाला कि वो नीचे जात का था. ठीक है, ब्राह्मण भिखारी आएगा उसको भी नहीं जाने देंगे अंदर. ठीक है, सो एंड दैट इज अप टू देम. अगर जाने देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे. उन्होंने बोला राइट्स टू एडमिशन रिजर्व. ठीक है, राइट्स टू एडमिशन रिजर्व फॉर देम. दैट मीन्स इफ दे आर नॉट अलाउइंग यू कैन नॉट गो, इफ दे आर अलाउइंग यू कैन गो. ठीक है, सो दैट इज नॉट अनटचेबिलिटी. वहां पे अनटचेबिलिटी नहीं है. अनटचेबिलिटी जनरली क्या होता है, ऊपर नीचे कास्ट वाला होता है. ठीक है, कोई ऊपर कास्ट का है वो नीचे वाले कास्ट को जो है परमिशन नहीं दे रहा है, वो सब होता है. ठीक है ना, सो अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम. ठीक है, वैसे तो मर्डर भी क्राइम है, फिर भी हो रहा है सर, है ना. सो क्राइम तो क्राइम है ना, फिर उसके ऊपर मुकदमा चलेगा. ठीक है, ओके. आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स? पुराने जमाने में जो है टाइटल्स दिए जाते थे जैसे चौधरी. ठीक है ना, उसके बाद और भी ऐसे ही बहुत सारे, रायजादा. ठीक है, चौधरी. ठीक है, उसके बाद ऐसे महाराजा, ये सारे जितने भी छत्रपति, दिस आर ऑल टाइटल्स. टुडे नो वन कैन यूज छत्रपति ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ देयर नेम. इफ दे आर यूजिंग इट इज बेसिकली कमिंग अंडर आर्टिकल 18. ये कब बैन हो गया? ये 1971 से बैन हो गया. 1971 से दो चीजें हट गई. एक तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल लग गया, टाइटल्स हट गए. ठीक है, और प्राइवी पर्स बंद हो गया. व्हाट डू मीन बाय प्राइवी पर्स? ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे, ठीक है, जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स ने जब इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला किया तो गवर्नमेंट ने उनको गिफ्ट दिया. ठीक है, प्राइवी पर्स दिए कि अभी आप इंडिया के पार्ट हो तो आप राजा नहीं रहे, तो राजा नहीं रहे तो लेकिन आप पहले राजा थे ना, उसके लिए आपको जो है कुछ इनकम मिलेगा. ठीक है, जैसे ब्रिटिश जो है उसको पेंशन बोला करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्राइवी पर्स बोला करता था. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में रोक दिया. ठीक है ना. सो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 वी हैव डन दिस 5. ठीक है, तो आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. 15 is prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. 16 is equality of opportunity in matter of public employment. ठीक है, 17 is abolition of untouchability. 18 is abolition of titles. Any doubts in this? Now when I ask you in between sometime कि article 15 क्या था, क्या बोलोगे? Discrimination. 17 क्या था? Untouchability. ठीक है ना. उसके बाद 14 क्या था? Equality. दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर, वन वन वर्ड फॉर ईच, सो दैट आपको जो है पूरा स्टेटमेंट याद रख के दिमाग में वो ना हो जाए, केमिकल लोचा ना हो जाए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम इज आर्टिकल 19 से लेकर 22. अब 19 बहुत बड़ा है. ठीक है, 19 में बहुत सारी चीजें आती है. 19 में क्या क्या आता है? आर्टिकल 19 इज बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग, पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो आर्टिकल 19 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. उसमें बी क्या है? फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म. सी क्या है? चूज प्रोफेशन और बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर विल. फ्रीडम टू मूव अराउंड फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया.
देन आर्टिकल 144 इज अगेंस्ट आर्टिकल 19, राइट? नहीं, देखो 144 बेसिकली कर्फ्यू है ना। अब कर्फ्यू कब लगाया जाता है? व्हेन डू वी इम्पोज कर्फ्यू? अब जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में कर्फ्यू लगाया जाता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब लगाया जाता है? स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी, नॉट एग्जैक्टली इंसर्जेंसी। जैसे कोविड के टाइम पे आर्टिकल 144 था। कोविड के टाइम पे आर्टिकल 144 था ना, कि 5 लोगों से ज्यादा असेंबल नहीं हो सकते। यस। तो ये बेसिकली किसके लिए था? यू मस्ट हैव सीन देयर वाज अ आर्टिकल दे वर गिवन, ठीक है, कि जब भी कोई स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट या हेल्थ क्राइसिस होगी, ठीक है, स्टेट में जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट या हेल्थ क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत होगी, तो दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी होती है, फंडामेंटल राइट्स को हटा दिए जाते हैं ना। whenever emergency is imposed, fundamental rights are curtailed, ठीक है। ये हमने जर्मनी से सीखा, हिटलर भैया करते थे ये, ठीक है। जब भी वो इमरजेंसी लगाते थे तो फंडामेंटल राइट्स छीन लेते थे, और उनके देश में इमरजेंसी ज्यादा रहती थी और नॉर्मल टाइम कम रहता था। एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, नहीं। तो वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, तीन चीजें नहीं छीन सकते। आर्टिकल 19 फिर भी छीन सकते हैं अगर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो तो। विल बी कवरिंग दिस, ठीक है। आज आप पहली बार आए हो, थोड़ी देर आप शांति से सुनो, ठीक है। सब कुछ कवर करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, हम लोग 19 पे थे, मूव नहीं होते इधर उधर। 19 की बात करते हैं। सो यू आर टॉकिंग अबाउट द 6 राइट्स विच आर देयर इन आर्टिकल 19। सो आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल विदाउट आर्म्स, ठीक है, चूज एनी प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ आवर चॉइस, मूव अराउंड फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों बी और ई को साथ में पढ़ना। एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एक्सेप्ट फॉर, उससे कोई कम्युनल वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी रिलीजन के खिलाफ होगा तो फिर वो अलाउड नहीं होगा। फिर आपके ऊपर जो आईपीसी की धारा लगेगी, ठीक है, आईपीसी की धारा लगेगी कि ये जो है इनसाइट टू क्राइम कर रहा है, आप जो है किसी को उत्तेजित कर रहे हो क्राइम करने के लिए, तो वो धारा लग जाएगी आपके ऊपर, अगर आपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गलत फायदा उठाया तो। असेंबल विदाउट आर्म्स, ठीक है, अगर कर्फ्यू नहीं लगा है, अगर आर्टिकल 144 नहीं, अगर क्या बोलते हैं 302 को क्या बोलते हैं, धारा धारा 144 नहीं लगाया, ये आर्टिकल नहीं कहते यार उसको, सेक्शन सेक्शन 144, सेक्शन 144 नहीं लगा है, देन यू कैन असेंबल विदाउट आर्म्स। दैट मीन्स यू आर नॉट कैरिंग एनी स्वॉर्ड और समथिंग, देन यू कैन असेंबल, ठीक है। चूज एनी प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ योर चॉइस, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि बेटा इंजीनियरिंग ही करना है, बेटा मेडिकल ही करना है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास पूरी राइट है कि आप बोल सकते हो घर वालों को, पापा मेरे को ना पॉप सिंगर बनने का है, बट डू इट ऑन योर ओन रिस्क, ठीक है, डिस्क्लेमर, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो, आपको यहाँ पे परमिशन मिलेगा आर्टिकल 19 से, घर का आप देख लेना, ठीक है। हाँ, अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रीली यू कैन मूव इन एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देन यू कैन सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं पे भी इंडिया में जाकर सेटल डाउन हो सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि कुछ सालों पहले, ठीक है, कम से कम 5-6 साल पहले, ठीक है, शिवसेना में नहीं, शिवसेना नहीं, सॉरी, एमएनएस, ठीक है, ये जो राज ठाकरे का पार्टी है, ये जो है ये बिहारियों को और यूपी के लोगों को यहाँ से भगा रहे थे, ट्रेन भर भर के यहाँ से लोग जा रहे थे। सो डू यू थिंक इट इज राइट? In doing so, what were they violating? In doing so, what were they violating? Article 19. ठीक है, yes, they were violating Article 19 का E part, ठीक है, settle down in any part of the territory of India, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशंस, जैसे एसोसिएशन तो बनते ही है ना, जैसे यहाँ पे कैरिलियंस का एसोसिएशन बनता है, बंगालीज का बनता है, सो अपने अपने रीजनल एसोसिएशंस बनाते हैं और इसको कोई कुछ मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। नाउ freedom of press is not mentioned explicitly but it is considered under freedom of speech and expression। इसीलिए आपने गाड़ी पे देखा होगा कि एक तो लिखा होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, ये सब लिखा होता है, और दूसरा आपने लिखा होगा, देखा होगा कि वहां पे प्रेस लिखा होता है गाड़ियों पे। जिन गाड़ियों के ऊपर प्रेस लिखा है उनको जो है आप कहीं जाने से नहीं रोक सकते,
बिकॉज प्रेस को फ्रीडम मिल रखा है अंडर स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि दे कैन कवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. दे कैनॉट बी इवन स्टॉप्ड इन एंटरिंग द पार्लियामेंट हाउस. पार्लियामेंट बिल्डिंग एंटर करने से भी प्रेस की गाड़ी को नहीं रोका जा सकता. क्यों? क्योंकि 44th अमेंडमेंट में ये दे दिया गया था कि पार्लियामेंट के अंदर के चीजों को भी प्रेस कवर कर सकती है. पढ़ा था हमने एक दिन. ठीक है, अमेंडमेंट 44 में ये दे दिया गया था कि अंदर की होने वाली चीजों को, पार्लियामेंट के हाउस के अंदर होने वाली चीजों को भी लाइव कवरेज किया जा सकता है. तभी जो है आपका लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी आया था. ठीक है ना. सो प्रेस जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ABCDEFG में कहीं नहीं आ रहा है. ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में पार्ट ए का ही वो है. ठीक है, उसका सब पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. ठीक है, सम एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट कम अंडर इनर लाइन परमिट. ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट में आपके कुछ इनर लाइन परमिट एरियाज है, जैसे अरुणाचल प्रदेश आता है इसमें, नागालैंड आता है एंड सम पार्ट ऑफ मणिपुर आता है. इन जगहों में जाने के लिए just like if you visit a foreign country you require a visa, similarly if you are entering a inner line permit area, that is some part of Arunachal, parts of Nagaland and parts of Meghalaya, Manipur, then you will require a क्या बोलते हैं, परमिट, इन विच इट विल बी मेंशन्ड कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, कौन कौन जा रहे हो, कितने लोग हैं उसमें, बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, एंड आपका पर्पस क्या है विजिट का. हैव यू कम फॉर एनी बिजनेस पर्पस और फॉर जस्ट लेजर पर्पस, टूरिज्म पर्पस, किसके लिए आए हो. ये परमिट आपको निकाल के जानी पड़ेगी. इसका मतलब ये जो फ्रीडम टू मूव अराउंड इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया है, ठीक है, डी पॉइंट, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉलेट हो रहा है. बट यहाँ पे ये वॉलेशन का कारण क्या है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि दे आर माइनॉरिटी काइंड ऑफ पूरे इंडिया के हिसाब से. ठीक है, तो वहां पे उनको अपना ट्रेडिशन कल्चर ये मेंटेन रखने के लिए दूसरे लोगों से, जैसे हमारे दूसरे पार्ट के लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाने की जरूरत होती है. वरना ऐसे हमारे हिस्ट्री में देखा गया है कि जब भी इन एरियाज में दूसरे लोग आ जाते, जैसे बांग्लादेशी चले गए थे आसाम में, कल हमने पढ़ा था, तो वहां पे क्या हो गया था कि वो अपने खुद के स्टेट में जो है माइनॉरिटी बन गए थे, बंगालीज मेजोरिटी हो गई थी. सो दैट इज वाई दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर ओन हेरिटेज कल्चर एक्सेट्रा. दिस इज वाई अंडर DPSP, ठीक है, DPSP के अंडर में उनको ये लॉ, ये उनको राइट मिलता है कि आप अपने एरिया के कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ये DPSP के अंडर में उनको मिलता है. दैट इज वाई यहाँ पे जो है इनर लाइन परमिट लगाई गई है. आपको मना तो नहीं कर रहे ना वो, आपको कह रहे कि आप सिर्फ परमिशन लेकर जाओ. अगर ये कहते कि नहीं आप जा ही नहीं सकते, तो फिर वो पूरे तरह से वॉलेट करता आर्टिकल 19 के डी पॉइंट को. यहाँ पे आपको कह रहे कि सिर्फ एक परमिशन ले लो, परमिशन लेके घूमना है घूमो, कोई नहीं मना कर रहा. समझ में आई बात? ओके. So Keyur, you must be thinking ki what these people are typing 11111. So 1 means you have understood, and if you have not understood something, you can press 0. ठीक है, and whenever you want to put up any doubt or express your views, you can do so by writing the way you are doing. ठीक है Keyur? Are you there? यार पोपट हो जाता मेरा. चलो आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल 20 की बात कर रहे हैं. सो आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. ठीक है, आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. मतलब आपको अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा, आपने क्राइम नहीं किया, ठीक है, आप अभी भी वो हो, सस्पेक्ट हो, यू आर जस्ट अ सस्पेक्ट. ठीक है, तो आपको सस्पेक्ट करे या ना करे उसके लिए प्रोविजंस आर्टिकल 20 में दी गई है. एक आएगा आर्टिकल 22, जहां पे आपने एक्चुअल में ऑफेंस किया है, यू हैव एक्चुअली डन सम ऑफेंस, इसीलिए आपके ऊपर शक की सुई है, अब आपको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको घर से खींचकर पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए कुछ राइट्स है. तो दोनों का डिफरेंस समझो. एक है आर्टिकल 20, एक है आर्टिकल 22. आर्टिकल 20 में आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया है. ठीक है, पुलिस आपके ऊपर सिर्फ मुकदमा लगाना चाहती है, तो मुकदमा लगाए या ना लगाए वहां पे क्वेश्चन मार्क है. आर्टिकल 22 होगा जहां पे आपने क्राइम किया है, दैट इज द फैक्ट, आपको पुलिस पकड़ने वाली है, ये भी रियलिटी है, लेकिन घर से खींचकर पुलिस स्टेशन आपको घसीटते घसीटते ले जा सकते हैं क्या? नहीं. तो देर आर सर्टन काइंड ऑफ आर्टिकल्स विच प्रिवेंट्स योर लॉज. ठीक है, कि आपको अगर क्राइम के बाद भी पुलिस स्टेशन ले जाना है तो आपके क्या अधिकार है, उसमें भी कुछ कुछ अधिकार है. देयर ऑल्सो दे कैन नॉट टेक योर डिग्निटी अवे.
ठीक है, आपको जो है आपके सारे कपड़े उतार कर लेके जाएंगे, परेड करवाएंगे, ये सब भी आपके आर्टिकल 21 के खिलाफ होगा। बिकॉज इवन इफ यू हैव डन सम क्राइम, आपकी फिर भी इज्जत है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपकी अभी भी पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल डिग्निटी है। सो बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल 21 को प्रोटेक्शन देने के लिए दे कैनॉट डू समथिंग लाइक दिस कि आपको गंजा कर दिया, ठीक है, आपकी मुंह एक तरफ से काट दी, या कपड़े उतार के जो है परेड करवाया। ये सब अब भी होता है इंडिया में। वाई एम आई गिविंग यू ऑल दिस एग्जाम्पल्स? बिकॉज ये इंडिया में होता है, रूरल इंडिया में अब भी होता है। बट इज इट राइट टू डू सो? नो, बिकॉज आर्टिकल 21 वॉलेट होगा वहां पे। समझ में आ रही बात? सो यहाँ पे आर्टिकल 20 और 22 में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। सो मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड। 20 इज यू आर जस्ट क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट सो फार, यू हैव नॉट डन एनी क्राइम। ठीक है, सस्पेक्शन, ये सस्पेक्ट तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने एक्चुअल में कुछ नहीं किया है, सिर्फ वो लोग जो है सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपने किया होगा। सो 20, यू हैव नॉट डन एनी क्राइम, और यू आर जस्ट अ सस्पेक्ट, नथिंग हैज बीन प्रूवन। ठीक है, एंड इन आर्टिकल 22 यू हैव एक्चुअली डन समथिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द पुलिस इज गोइंग टू कैच यू। नाउ व्हेन दे आर कमिंग टू कैच यू, देयर आर सर्टेन लॉज और सर्टेन राइट्स दैट इज स्टिल देयर विथ यू। So that will cover in Article 22. Is that difference clear between 20 and 22? Okay. So Article 20 क्या है? Article 20 है प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आपको कब कन्विक्ट किया जा सकता है? तो कब किया जा सकता है वो जानने के लिए हमें ये पता करना चाहिए ना कब नहीं किया जा सकता। जब नहीं किया जा सकता वो कम है, वो 3 ही पॉइंट्स है। इन 3 पॉइंट के रिगार्डिंग आपके ऊपर जो है कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। मतलब क्या? आपने कोई ऐसी चीज की है, यू हैव डन समथिंग, ठीक है, जिसके ऊपर जिस टाइम पे आपने की थी उस टाइम पे कानून नहीं बना था। जैसे मैं आज हेलमेट नहीं पहना था, ठीक है, मैं गाड़ी चलाकर आ गया, मैंने आज हेलमेट नहीं पहना, तो आज ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा है, वैसे तो है, ठीक है, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ता, अलग बात है, लेकिन आज के डेट में कानून है। लेकिन ऐसा मानो कि अभी भी कोई कानून नहीं बना है, ठीक है, कि हेलमेट नहीं पहना तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, या हेलमेट नहीं पहना तो वो एक ऑफेंस है। आज आज के डेट में रूल नहीं है। तो आज मैं घूम कर आ गया, एक पुलिस वाले ने चुपके से मेरी फोटो खींच ली थी, ठीक है, मैं थोड़ा हैंडसम दिख रहा था तो मेरी फोटो खींच ली उसने। ठीक है, मान लो कि 2 दिन बाद लॉ बन गया, 2 दिन बाद ये लॉ बन गया कि हेलमेट नहीं पहनने के ऊपर वो क्राइम होगा, आपको फाइन किया जाएगा। तो उसने 2 दिन पहले मेरी जो फोटो खींची थी, क्या वो फोटो दिखाकर आज मुझे फाइन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसने फोटो खींची थी उस दिन तक वो लॉ बना ही नहीं था। ठीक है, उस दिन तक वो लॉ नहीं था। सो जिसके वजह से वो जो है पीछे बैक डेटेड जाकर वो मेरे ऊपर चार्जशीट नहीं लगा सकता। दिस इज कॉल्ड एज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स मतलब पीछे, ठीक है, पोस्ट फैक्टो मतलब लेजिस्लेशन बनने से पहले कोई क्राइम मैंने किया हो, वो मेरे मतलब उस लेजिस्लेशन को पास करने के बाद, इसलिए पोस्ट फैक्टो वो उसका चार्ज नहीं लगा पाएगा द पुलिस ऑफिसर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब आपको सेम क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। ठीक है, मान लो मैंने जो है एक पान का दुकान लूट लिया, पान का दुकान लूटने के लिए मेरे को 6 महीने की सजा होगी, ठीक है ना, तो मैं वो सजा काट कर आ गया, जेल से छूट गया अब मैं। ठीक है, अब वो पान वाला दोबारा जाके बोलता है कि 7 महीने पहले इसने मेरी दुकान लूटी, जाओ अरेस्ट करो वापस। तो वापस पुलिस मेरे को अरेस्ट कर सकती है क्या? दिस विल बी कॉल्ड एज नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार हम लोग वो नहीं कर सकते। लेट से कोई इंसान है, ठीक है, उसको फांसी की सजा हुई है, ठीक है, तो फांसी का डेट आ गया, उसने जो है नहा धोकर तैयार हो गया, आज फांसी लगेगी, वाह बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो उसको जो है काला कपड़ा पहना दिया और उसको लटका दिया। लटकाने के बाद वो मशीन से वो ऐसे पुल करते हैं ना, वो उसने पुल किया नीचे, वो जो खुल जाता है ऐसा, मतलब बेसिकली पर्सन स्टैंड्स और नीचे से धरती सरक जाती है। ठीक है, वो लिटरल मीनिंग है उसका। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने ऐसा सुना कि मेरे पैरों तले धरती खिसक गई, तो वो जब फांसी लगाते तब एक्चुअल में खिसक जाती है। ठीक है, आप जहां पे खड़े होते हो नीचे से उसको खोल देते हैं, आप नीचे गिर जाते हो और फांसी लग जाती है। लेट से कि वो मशीन को जैसे पुल किया वो खुला ही नहीं, ठीक है ना, तो एक तरीके से तो एग्जीक्यूशन हो गया, वो मशीन फंस गई, तो इस इंसान की क्या गलती? ठीक है, तो उसको दोबारा लटकाया जा सकता है क्या? उसको दोबारा लटकाया जा सकता है? आंसर इज यस।
लटकाना तो चाहिए। हाँ, आंसर इज यस, बिकॉज जब जज साहब उसको फांसी लगाते हैं ना, मतलब फांसी की सजा सुनाते हैं ना, वहां पे क्या बोलते हैं? हैंग अंटिल डेथ, है ना? तो क्या बोलते हैं? हैंग अंटिल डेथ। तो हैंग अंटिल डेथ मतलब क्या? तब तक फांसी लगाए रखो जब तक मर नहीं जाता। तो अब ये मरा नहीं है ना। चलो ये मान लिया कि चलो हैंग हो गया, वो खुला नहीं, ठीक है, टेक्निकल एरर, ठीक है ना। बट हैंग तो नहीं हुआ ना, अब तक डेथ नहीं हुई उसकी। सो हैंग हिम, कीप हैंगिंग हिम अंटिल ही डाइज, ठीक है ना। कभी आपने ऐसा न्यूज़पेपर में हेडिंग पढ़ा है क्या? अ पर्सन एस्केप ड्यू टू टेक्निकल एरर्स, ठीक है, पर्सन चीटेड डेट ड्यू टू टेक्निकल एरर्स, पढ़ा है कभी ऐसा? दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नो सेल्फ इनक्रिमिनाइजेशन, ठीक है। आप जो है कोर्ट में जाते हो, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, ठीक है, आपने कोई क्राइम किया है, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, ठीक है, वो दृश्यम जैसा केस है, ठीक है। सो आप आपको इतना मारती है पुलिस, इतना मारती है, तू नहीं किया, बोल जाकर, हाँ मैं नहीं किया, ठीक है। आप कोर्ट में जाकर बयान देते हो कि हाँ ये क्राइम मैंने ही किया है, भले ही आपके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, भले ही आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो क्या जज मान लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जज को भी पूरा भरोसा है अपने पुलिस डिपार्टमेंट पे, ठीक है, कि ये लोग थर्ड डिग्री टॉर्चर करके कुछ भी करवा सकते हैं। सो दैट इज वाई नो सेल्फ इनक्रिमिनाइजेशन, ठीक है। अगर आप अपने मुंह से भी अपना बयान देते हो कि मैंने क्राइम किया है, बट आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, ठीक है, एक गवाह नहीं है, कुछ नहीं है, हम खुद अपने खिलाफ गवाह नहीं बन सकते। सर फिर क्या फायदा इतने पीटने का? अरे तो बेसिकली वो पीटते इसलिए नहीं है कि तुम कबूल करो, वो पीटते इसलिए है कि उनको ये पता चल जाता है कि किया तो इसी ने है, ठीक है। अब वो उनको सबूत तक लीड करे, बता तू नहीं मारा? हाँ मैं नहीं मारा, अब बता चाकू किधर है? अब जब तक चाकू नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बेसिकली पहले मार पड़ेगी कि हाँ बोल, उसके बाद वो बताएगा कि चाकू नहीं है तो और मार पड़ेगी, ठीक है। अरे रुक जाओ यार, ले जाता हूँ तुम्हें चाकू तक। तो ऐसा होता है, सीआईडी में होता है। अच्छा, कोई प्रूफ ना मिलना मास्टर स्ट्रोक ऑफ रिच पीपल इन कोर्ट ट्रायल्स। चलो लेट्स नॉट डिस्कस इट, ठीक है। द क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड। वो आंटी बोली नहीं सुना आपने? चलिए आर्टिकल 21 पढ़ते हैं। सो आर्टिकल 21 इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो पर्सन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब क्या? आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन देगी, ठीक है। लेकिन आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपने बहुत घिनौना सा कोई काम किया हो और उसके बाद भी जो है आपको पुलिस जो है घर से आकर खींच के ना ले जा पाए, ठीक है। आप बोले नहीं नहीं पुलिस मेरे घर आ गई तो मेरा तो बेइज्जती हो रहा है, ठीक है, सो मेरा आर्टिकल 21 चला गया, कल को मेरे आस पड़ोस वाले बोलेंगे तुम्हारे घर में पुलिस आओ, ठीक है। सो देयर यू कैन नॉट क्लेम आर्टिकल 21 कि मेरी डिग्निटी चली गई कि मेरे घर पुलिस आए थे, ठीक है। आपके घर पुलिस आई है मतलब आपने कुछ ना कुछ किया है। सो इसीलिए यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा है प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब आपके ऊपर शक हो रहा है, तो शक होने की कोई बुनियाद होगी, वो आपको बताना पड़ेगा, पुलिस बताएगी कि हम आपके घर में क्यों आई है, ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा ऐसा किया है इसलिए हमें आपके ऊपर पूरा शक है, ठीक है। देयर यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, आप तब पर्सनल लिबर्टी क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या आ जाता है? राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, फालतू में कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे ऊपर केस मत कर देना भाई कोई, ठीक है, हाथ जोड़कर माफी अगर मैंने कभी आपकी उड़ाई हो क्लास में तो, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है तो बोल रहा हूँ, तुम दिगील पे मिलना एक बार। ओके, सो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी मतलब फालतू में कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, अगर कर दिया तो आप जो है उसके ऊपर मान हानि का केस ठोक सकते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर मान हानि का केस ठोक सकते हो, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी एंड यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, यूज दिस राइट वेरी वेरी केयरफुली एट होम, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी एंड यूज ऑफ इंटरनेट, आपका इंटरनेट को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप अगली बार एयरटेल वालों को या जियो वालों को बोल सकते हो कि मेरे पास आर्टिकल 21 है, पैसा नहीं भरा तो क्या, इंटरनेट यूज कर सकता हूँ मैं,
ठीक है, तुम नहीं रोक सकते एक्सेप्ट मम्मी एंड डैडी। ठीक है, उसके बाद राइट टू लिव इन डिसेंट एनवायरनमेंट। हाँ 2G दे देंगे। यस ये भी तो है। ठीक है, राइट टू लिव इन डिसेंट एनवायरनमेंट, तो आप डिसेंट एनवायरनमेंट में रह सकते हो। अगर आपके आसपास कोई कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, जैसे उर्ली कांचन में केस हुआ था। उर्ली कांचन इज अ प्लेस नियर पुणे। वहां पे क्या हुआ था कि ऑल द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ऑल ओवर पुणे वाज डम्प्ड इन उर्ली कांचन। अब उर्ली कांचन धीरे धीरे रेसिडेंशियल एरिया बनते जा रहा है। अब उनके आसपास जो है सिर्फ डंपिंग ग्राउंड है। उर्ली कांचन में जाओगे तो सिर्फ कचरा ही कचरा मिलेगा आपको। ठीक है, अभी तो उन्होंने कम कर दिया, तो आसपास के रेसिडेंट वालों ने जो है उन लोगों ने केस कर दिया था गवर्नमेंट, मतलब महाराष्ट्र के ऊपर भी नहीं, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, कि ये सारा का सारा पूरे पुणे का कचरा लाकर इधर डाल देते और हमें यहाँ पे रहने में दिक्कत होती है, तो हमारा आर्टिकल 21 खराब हो रहा है। ठीक है, राइट टू लिव इन डिसेंट एनवायरनमेंट हमारा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आर्टिकल 21 में आती है, जो एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है बट इसके अंदर ही कवर होता है। ठीक है ना। अब आर्टिकल 21A, wherever you see this ABCD, that means it has been inserted by some kind of amendment. So article 21A has been added by 86th amendment act of 2002। 2002 में आर्टिकल 21A लाया था, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। तो ठीक है, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा। क्या ये किसी प्राइवेट स्कूल को भी देना पड़ेगा, या ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए लागू है? सबको देना पड़ेगा, प्राइवेट वालों को भी देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट तो बनी ही है सिर्फ आरटीई के लिए। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे सरकारी स्कूल, ठीक है, वो तो ऑन पेपर, नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट ऑन पेपर। ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन के हिसाब से सीट रिजर्व्ड रहती है। 10% सीट इन प्राइवेट schools ऑल्सो आर टू बी केप्ट रिजर्व फॉर आरटीई। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन आरटीई। ठीक है, तो हाउएवर ये जो एक्ट है 2000 में आ तो गया था, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, बट ये जो है ये 1 अप्रैल 2010, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 के दिन से लागू हुआ था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी। ठीक है, मतलब पीपल कुड नॉट बिलीव दिस। हाँ एपीएस में भी होता है। ठीक है, एपीएस में भी होता है। व्हाई पीपल कुड नॉट बिलीव? जब 2010 में ये लागू हुआ था, चलो रिफंड मांगते हैं, अरे तुम 10% में आते हो क्या? वो 10% में आने के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। आरटीई का फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट के साइट पे। अगर आप वहां पे फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो आपको स्कूल्स अलॉट होते हैं, कि आपने फॉर्म भरा था तो आपका इस स्कूल में नाम लगा है। अब वो कौन से बेसिस पे लगता है? आपके रेसिडेंशियल एरिया के हिसाब से। आपके जहां पे आप रहते हो, जो एड्रेस आप दोगे, उसके 5 किलोमीटर के रेंज में जो जो स्कूल है वहां पे आपका जो है वो नंबर दे देंगे। ठीक है, तो वहां पे आपसे एक वो मांगा जाता है कि यू गिव 10 नेम्स ऑफ स्कूल जहाँ पे आप अपने बच्चे को डालना चाहते हो। ठीक है, तो मान लो कि आपने लिस्ट में जो पहला स्कूल डाला था वहां पे भर गया था 10 सीट। ठीक है, तो वहां नहीं मिला आपको, तो आपने जो सेकंड डाला था हो सकता है उसमें मिल जाए। सेकंड वाला भी भर गया तो थर्ड में मिल जाए, वैसा होता है। तो अगर आपने एडमिशन वैसे करवाया होता आरटीई के थ्रू, तो फिर आपको मिलता। सो मोस्टली आप सभी लोग 2010 से पहले ही से स्कूल में हो ना। सो आप लोगों ने एक्चुअल में आरटीई के तहत नहीं भरा होगा। समझ में आ रही बात? ओके सर, ये सिर्फ पुअर पीपल के लिए, यस, जिनका मंथली इनकम 1 लाख से, ये ईयरली इनकम 1 लाख से नीचे होता है, मोस्टली उनके लिए होता है ये। ठीक है, आरटी के तहत वही लोग भर पाएंगे, ठीक है, जिनका 1 लाख से नीचे इनकम होता है। ठीक है, बाकी लोग जाकर अपना खुद का देख लो। ठीक है, आर्टिकल 22, सो मैं थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को समझा रहा था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। मतलब क्या? क्राइम आपने अब कर लिया है, यू हैव डन सर्टन काइंड ऑफ क्राइम, ठीक है ना, फिर भी आपको जो है डिग्निटी से खींच कर ले जाया जाएगा। ठीक है ना, आपको घर से वहां तक ले जाते वक्त एक भी चाटा कोई नहीं मारेगा। ठीक है, कोई भी चाटा नहीं मारेगा आपको जब तक वो आपके घर से लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको मतलब मजा आना स्टार्ट होगा, योर जॉय राइड विल स्टार्ट ओनली आफ्टर दैट। ठीक है, क्राइम पेट्रोल में तो देखा ही होगा।
क्राइम पेट्रोल में हर क्राइम का एक ही सोल्यूशन रहता है, ठीक है। क्राइम पेट्रोल में क्राइम का एक ही सोल्यूशन रहता है कि अच्छा मर्डर इधर हुआ है, अच्छा एक काम करो, उस एरिया में जो टावर है उन सारे टावर से सारे डेटा निकालो कितने लोग थे, ठीक है। फिर सबको एक बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, फिर सबकी शक्ल देखते हैं, तेरी शक्ल अच्छी लग रही है, तू नहीं है, तू भी नहीं है, तू भी नहीं है, तू ही है ना, हाँ मैं ही हूँ, ले लो इसको, फिर उसको देते हैं 3rd डिग्री। ओके ओके चलिए। सो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। पहला है ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है वो आपको जो इन्फॉर्म किया जाएगा, आपके अरेस्ट वारंट में लिखा होगा वो, ठीक है। देन कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। सो आपने देखा होगा लोग धमकी देते हैं मैं अपने लॉयर से बात करूंगा, ठीक है। सो यू डू हैव दिस राइट कि यू कैन कॉन्टेक्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब आप अपने लॉयर को बुला सकते हो, आप उससे मदद ले सकते हो, ठीक है। और प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट विद इन 24 आवर्स, जिस दिन आपको अरेस्ट किया जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपकी कोर्ट में पेशी होनी चाहिए। इसीलिए जनरली पुलिस कभी भी सैटरडे को नहीं पकड़ते, ठीक है। सैटरडे को पकड़ के कोई फायदा नहीं है, संडे को कोर्ट बंद रहेगा, फिर वो सीधा मंडे होगा तो 24 आवर से पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, तो पकड़ के फायदा ही क्या। तो जनरली सैटरडे जो है वो अनऑफिशियल लीव रहता है पुलिस वालों का, संडे को तो लीव है ही, अनऑफिशियल लीव उनका सैटरडे भी रहता है, ठीक है। उसके बाद वुमेन ऑफिसर और कांस्टेबल मस्ट अकम्पनी अ फीमेल अक्यूज्ड, ठीक है। अगर कोई फीमेल को वो अरेस्ट कर रहे हैं तो साथ में जो है या तो एक फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए या तो फीमेल कांस्टेबल होनी चाहिए। विदाउट फीमेल अ फीमेल कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम होम टू, क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन, ठीक है। देन वुमेन कैन ऑल्सो नॉट बी अरेस्टेड बिटवीन 6 PM टू 6 AM, शाम के 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ओके, नाउ whenever there is a national assembly, असेंबली नहीं whenever there is a national emergency in place, इमरजेंसी के टाइम पे आपके बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21। अरेस्ट वारंट क्या होता है? अरेस्ट वारंट बेसिकली कोर्ट से मिलता है कि ये इंसान के ऊपर मुझे ये सारे डेटा मिले हैं और इसके वजह से हमें इस इंसान के ऊपर पूरा शक है कि इसी ने क्राइम किया है। सो कोर्ट जो है अरेस्ट वारंट देती है कि ठीक है आप जाकर इस इंसान को अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके ऊपर जो है मेंशन रहता है कि आपने कौन सी क्राइम की है, ठीक है, आपके ऊपर सस्पेक्ट क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसके ऊपर रहता है। ओके, सो whenever there is national emergency going on, your fundamental rights are suspended except for article 20 and 21। ये कब हुआ था? When was this made? ये आर्टिकल 20 और 21 जो है नेशनल ये इमरजेंसी के टाइम पे नहीं जाएगी, ये आया था हमारे अमेंडमेंट 42 में। ऐसा क्यों? ऐसा इसका 44 में, सॉरी 44 में। ऐसा क्यों? इसका बैकग्राउंड ये है कि जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी फालतू में लगी थी, है ना, 1975 से 77 के बीच में, तो इंदिरा गांधी ने बेवजह किसी को भी अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, उसके बाद ये हमारे मोदी जी, इन सबको जो है पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो मोदी जी जो है भेष बदल के घूम रहे थे उस टाइम पे, वो पंजाबी बने थे, ठीक है, पंजाबी बन के इधर उधर घूम रहे थे। बट अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसे ही उठाकर जेल में डाल दिया, जो भी इनके विरोधी थे, हुसोएवर वाज अगेंस्ट कांग्रेस, सबको डाल दिया था जेल में, ठीक है ना। ये नाम पे कि अब हमारे पास तो कोई फंडामेंटल राइट है नहीं, सो हमारे पास आर्टिकल 22 नहीं है, हमारे पास आर्टिकल 20 नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है कि अमेंडमेंट 44 हुआ 1978 में, जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालत में नहीं छीना जा सकता। 20 इसीलिए ताकि फालतू में किसी को भी अरेस्ट ना करे, ठीक है। 21 इसलिए कि किसी की भी डिग्निटी ना छीनी जाए। आपने सुना होगा कि 75 से 77 के बीच में बहुत ज्यादा नसबंदी की गई थी, है ना। नसबंदी मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा था ना 1971 में, जिसके वजह से सारे मेल को पकड़ के उनको हॉस्पिटल ले जाकर उनको जो है नसबंदी करवा दी थी। दैट मीन्स देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ विच दे विल नॉट बिकम फादर, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक तरीके से आर्टिकल 21 के खिलाफ है ना। राइट टू लिबर्टी कहाँ रहा फिर? तो बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल 20 और 21, हाँ यस, ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 21 कैनॉट बी टेकन अवे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आर्टिकल 19 छीना जा सकता है ओनली इफ सम एक्सटर्नल एग्रेशन इज गोइंग ऑन।
इंटरनल इश्यूज, जैसे कि 75 से 77 के बीच में कौन सा कोई किसी ने आतंकवादी ने अटैक किया था, कौन सा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, कुछ नहीं हुआ था, इंटरनल चीज थी। सो इंटरनल इश्यूज के लिए आर्टिकल 19 नहीं छीना जा सकता। प्रेस वगैरह को कहीं पे जाने से नहीं रोक सकते, इंटरनल इश्यूज को प्रेस कवर कर सकती है, इसीलिए आर्टिकल 19 वगैरह नहीं छीने जाएंगे। ठीक है ना। सो आर्टिकल 19 कैन ओनली बी टेकन अवे व्हेन देयर इज अ एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कोई बाहर से कोई युद्ध हो जाए। ठीक है, उस टाइम पे क्या है कि वैसे तो आर्टिकल 19 के तहत प्रेस वगैरह को मतलब रोकना चाहिए था, बट 99 में नहीं रोका गया था। कारगिल के वॉर में देयर वाज अ लेडी कॉल्ड एज बरखा दत्त, ये सुना होगा, अभी भी जर्नलिज्म में है ये, बरखा दत्त। तो ये जो है लाइव कवरेज दे रही थी, देखिए इंडियन आर्मी लेकर आई है अपने धनुष गन को, देखिए किस तरीके से पोजीशन किया जा रहा है, अब तो पाकिस्तानियों के खैर नहीं। वहां पे पाकिस्तान लाइव कवरेज देख रहा है कि ये इंडियंस क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। सेम चीज हुआ था जब ये ताज में अटैक हुआ था। ठीक है, लाइव कवरेज दे रही थी सारी। ये आपको एक्सक्लूसिव सिर्फ आज तक पे दिखेगा, देखिए किस तरीके से हमारे सेना के बहादुर जवान हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं। तो लाइव कवरेज मिल रहा था इन आतंकवादियों को। सो बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल 19 छीना जाता है जब भी कोई एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, वरना ये न्यूज वालों के थ्रू ये सारे आतंकवादियों को सारा इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाता है। आई बात समझ में। सो आर्टिकल 19 नॉर्मली नहीं लिया जा सकता, बट जब भी कोई ऐसा एक्सटर्नल अग्रेशन होता है उस टाइम पे लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो ही आर्टिकल है। एक है आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुना होगा आपने, इंसानों की तस्करी, किडनैप करके जो इनको भीख मंगवाना, किडनैप करके उनको प्रोस्टिट्यूशन में भेज देना, ये सब जो है आर्टिकल 23 के तहत इलीगल है। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा, देखा होगा, न्यूज में आता रहता है कि सो एंड सो स्पा में जो है पुलिस ने रेड मारी। ठीक है, और वहां से कुछ लड़कियों को, सर इफ एजुकेशन इज कंपलसरी अंडर आर्टिकल 21A, सिर्फ 21 नहीं 21A, देन व्हाई डोंट गवर्नमेंट टेक एक्शन फॉर चिल्ड्रन हु आर बेगिंग ऑन सिंगल्स रोड। तो ये तो आपने जो पॉइंट बोला ये अभी आ ही रहा था। ठीक है, बेसिकली पहले तो ये सिर्फ बेगिंग वालों के लिए नहीं है, एनीवन हु इज एंगेज्ड इन सम रेस्टोरेंट्स यू मस्ट हैव सीन कि वो लोग वो टेबल वगैरह पोछने का काम करते हैं, छोटू चाय लेकर आ, चाय लेकर आता है, ये सब भी बैंड है एक तरीके से। करते तो है तो मर्डर भी करते हैं। ठीक है, इलीगल चीजें ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में होती ही नहीं है। ठीक है ना। सो यू मस्ट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर और सीन इन द न्यूज चैनल की बहुत सारे स्पा में रेड पड़ती है, जहां से बाद में पता चलता है कि फोर्स लेबरर हो रहा था, वहां पे कुछ लड़कियों को जो है प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे थे। तो ये सब आर्टिकल 23 के तहत पकड़ती है गवर्नमेंट। ठीक है, पुलिस ने अगर रेड किया और इनको वहां से रेस्क्यू किया तो ये आर्टिकल 23 लागू हो रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन इन, ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। जबरदस्ती कहाँ कहीं पे काम नहीं करवा सकते उनके मर्जी के खिलाफ, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ये जो भिखारियों की तरह जो क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों को किडनैप करके उनको भीख मंगवाते हैं, ये सब नहीं करवा सकते। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एसेट्रा। इसमें जो है बाद में गवर्नमेंट ने एसेट्रा भी डाल दिया। क्यों? क्योंकि लोग बड़े चालाक थे। पहले तो सिर्फ फैक्ट्रीज में काम करवाते थे, जैसे बैंगल फैक्ट्रीज में। ठीक है, फिर उसके बाद ये पटाखों की फैक्ट्रीज में। ठीक है, पटाखों क्या बोलते, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स के फैक्ट्रीज में छोटे बच्चे काम करते थे। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में छोटे बच्चे काम करते थे। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट ने सिर्फ फैक्ट्रीज बोला था। फिर क्या है कि छोटू चाय लेकर आ हो गया स्टार्ट। ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी स्टार्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा अमेंड किया, अमेंड करके फैक्ट्रीज के बाद कॉमा एसेट्रा लिख दिया। एसेट्रा कवर्स एवरी अदर फील्ड, किसी भी फील्ड में जो है चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है। अभी तो आपने देखे होंगे बहुत सारे कंपनीज में लिख के रखना पड़ता है कि देयर इज नो चाइल्ड लेबर एंगेज्ड हियर। ठीक है, नाउ इट हैज बीन मेड मैंडेटरी। ठीक है, इफ यू वांट टू take permission to open a shop, you have to give in writing that there will be no child labor engaged in my shop or any office. अगर बाद में पकड़ा गया तो आर्टिकल 24 के तहत जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो कंपनी वालों का। ठीक है, अगर बाद में पकड़ा गया तो। ठीक है, तो आर्टिकल 23 24 ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, इंसानों की तस्करी नहीं कर सकते, दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, और 24 की तरह ह्यूमन ये छोटे बच्चों को आप फैक्ट्री में या कहीं और काम नहीं करवा सकते।
ठीक है, तो विकास आपका जो पॉइंट था वो आर्टिकल 24 के तहत इलीगल है। ठीक है, और आर्टिकल 21A के तहत तो उनको गवर्नमेंट ने बोला ही है कि आरटीई के हिसाब से आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, अब बच्चा जो छोटा बच्चा है 6 साल का है वो खुद एडमिशन ले सकता है क्या? जो छोटा बच्चा 6 साल का है वो खुद जाएगा चल के और बोलेगा मेरे को सीट दे दो, होगा क्या? नॉर्मली नहीं होता, बट ऐसा एक केस आया था सामने। एक छोटा बच्चा पैदल जाता है और एक स्कूल के प्रिंसिपल को बोलता है कि आरटी के तहत मेरे को सीट चाहिए। 6 साल का बच्चा था एक। ठीक है, किसी ने बताया होगा उसको, लॉ कहीं से सुना होगा, इतना पॉलिटी तो उसने नहीं पढ़ा होगा, बट वो गया था तो ये न्यूज में आया था काफी। ठीक है, ये बहुत मतलब वायरल हुआ था कि एक 6 साल का बच्चा जाकर प्रिंसिपल को बोलता है मेरे को आरटी के तहत सीट चाहिए। ठीक है, तो उसका एडमिशन फ्री में हो गया था। ठीक है, सो नॉर्मली ऐसा तो नहीं होता कि 6 साल के बच्चे का एडमिशन अपने आप ही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 है ये। फंडामेंटल ड्यूटी 11 ये है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्जियन। ठीक है, इफ दे आर हैविंग अ चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 years, देन इट इज देयर ड्यूटी टू गिव देम एडमिशन इन सम स्कूल। ठीक है, तो उनको जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया था। ठीक है, 86th अमेंडमेंट के तहत ही, सेम अमेंडमेंट जिससे हमने 21A देखा, उसी से 11th आया था फंडामेंटल ड्यूटी में, दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्जियन। ठीक है, दोज हु आर हैविंग चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years। क्लियर है यहाँ तक? Okay, so we'll stop over here, then you attend your maths class. Thank you very much.